मेरा नाम दीपांजलि है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं 24 साल की हूँ और अपनी खूबसूरती के लिए अक्सर तारीफें पाती थी। हमारे परिवार में मेरे जेठ जी का बच्चा छोटा था और मुझे उसकी देखभाल करनी होती थी। जब मैं उसे दूध पिलाती तो अक्सर जेठ जी मेरे पास आकर खड़े हो जाते। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन मैं चुप रहती। जेठ जी ने मुझे 10,000 महीना देना शुरू कर दिया था और मैं उस पैसे की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी। मेरे लिए वह पैसे जरूरी थे, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। एक रात अचानक जेठ जी का बच्चा बुखार में तपने लगा। वह बहुत परेशान थे और उसे दवा देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके कमरे में ही रुक जाऊं ताकि बच्चे का ख्याल रख सकूं। मैं मान गई, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। जेठ जी धीरे से मेरे करीब आए और कहने लगे कि उन्हें भी दूध पीने की इच्छा हो रही है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर एक सा भाव उठने लगा। मेरे जेठ जी तंदुरुस्त थे और उनकी तुलना में मेरे पति कमजोर थे। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और उस रात सब कुछ बदल गया। मेरे पति की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था। ऊपर से हमारा छोटा बच्चा भी था, जिसे मैं छोड़कर कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी। एक दिन जेठ जी ने मुझसे एक अजीब सी बात कही। वह बोले कि उनके कुछ जानने वालों को ऐसी महिला की जरूरत है जो उनके बच्चे की देखभाल कर सके। उन्होंने उन्हें कहा कि अगर मैं राजी हो जाऊं तो वह मुझे अच्छी रकम देंगे। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात के लिए राजी नहीं होगा। बाद में मैंने यह बात अपनी पड़ोसन से साझा की। उसने कहा कि अगर ऐसा मौका है तो मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने समझाया कि यह घर की ही बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं मन ही मन उलझन में थी। मुझे लग रहा था कि यह सब सही नहीं है, पर पड़ोसन ने मुझे मनाने की कोशिश की और कहा कि अगर रिश्तेदार ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। उसने यह भी कहा कि इससे न सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, बल्कि मेरे पति के भाई का भी भला होगा। मैंने सोचा कि इस बारे में सोच कर देखती हूँ। आखिरकार घर में जो हालत थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। सूखी रोटियों पर जीने की आदत हो गई थी और मेरे बच्चे की परवरिश भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। मेरे जेठ जी विदेश से लौटे थे और अब उनका खुद का बिजनेस था। वह खूब पैसे कमाते थे, जबकि मेरे पति पूरे दिन घर में बेकार बैठे रहते थे। मेरे सास के गुजर जाने के बाद मेरे पति को नशे की लत लग गई थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा मुझ पर ही हाथ उठाने लगते थे। मेरे जेठ जी की जिंदगी सफल हो चुकी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे उनके बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शायद इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। मेरा बेटा बहुत छोटा था और मैं उसे अकेले छोड़कर बाहर नौकरी करने नहीं जा सकती थी। एक दिन जब मेरा पति घर आया तो उसका मूड ठीक था। मैंने सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाकर उसे इस बारे में बात करूं। मैं पानी लाने के बहाने उसके पास गई और बातचीत शुरू की। मन में सवाल था कि अगर मैं यह कदम उठाती हूं तो उसका क्या असर होगा। क्या मेरा पति मुझसे नाराज होगा? लेकिन मुझे अब अपने बच्चों का भविष्य भी देखना था। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। मेरे मन में हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या जेठ जी की मदद से मेरा जीवन आसान हो जाएगा? क्या मेरे पति इस बात को समझेंगे? आखिरकार मैंने तय किया कि मैं इस बारे में जेठ जी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि वह कितने पैसे देंगे। अगर मुझे सही रकम मिली तो मैं उनके बेटे की देखभाल के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन यह कदम उठाना इतना आसान नहीं था। मुझे अपने बेटे की भी परवरिश करनी थी और साथ ही जेठ जी के बेटे को भी। मैंने सोचा, अगर वह मुझे सही तनख्वाह देंगे तो मैं यह काम कर सकती हूँ, पर अगर तनख्वाह कम हुई तो मैं साफ मना कर दूंगी। ऐसे विचारों में खोई हुई थी कि तभी मेरा पति मेरे पास आया। उसका चेहरा शांत था। मुझे लगा कि शायद अब समय आ गया है कि मैं उससे इस बारे में बात करूं। आज तक तो कभी तुमने एक गिलास पानी तक न दिया, आज क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा। मैं सोच रही थी कि मैं जेठ जी के यहाँ काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर वह मुझे बड़ी अजब अजीब नजरों से देखने लगे। इसके आगे मेरे से कह पाना बड़ा ही मुश्किल था।
मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे, कहीं मेरा पति मुझे ही छांटा ना मार दे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि जेठ जी, कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी औरत की जरूरत है। मैं सोच रही थी, अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर लूं तो इसके बदले मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी और हमारा घर का गुजारा भी हो जाएगा। जब मैं पूरी बात कही तभी मेरे पति के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वह कहने लगा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई के घर पर जाने की। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तुम जो कमाते हो वह सारा का सारा अपने नशे में उड़ा देते हो, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा कि अगर वह मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे तभी मैं काम करूंगी, नहीं तो मैं इनकार करके चली आ जाऊंगी। मेरे पति बार बार मुझे इनकार ही कर रही थी। मैं बार बार अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार थक हार कर मैंने कहा, अगर तुम मुझे कल से 20,000 रुपये कर पाऊंगी, उन्हें भी सही पोषण की जरूरत है। मेरे पति कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अगर तनख्वाह कम हुई तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने उनकी बात सुनी और जवाब दिया, ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करूंगी। इस बात के बाद मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी जागी कि शायद हमारे हालात अब बेहतर हो सकते हैं। इसी विचार के साथ रात बीत गई और सुबह का उजाला हो गया। अगले दिन मैंने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया और बच्चों को तैयार किया। फिर हम अपने जेठ जी के घर की ओर रवाना हो गए, जो हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी आलीशान बंगले की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गई। मैंने सोचा, यहाँ मैं कितनी कम ही आती हूँ। बस जब कभी कोई जरूरत होती है तभी साल में 1 या 2 बार हमारा उनके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। मैंने दरवाजा खटखटाया और भीतर दाखिल हुई। अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी जेठान जी फोन पर बात कर रही थी और उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरे जेठ जी ने मुझे देखा और बोले, पार्वती, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ जेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो उसकी सजावट देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने धीरे से कहा, आपने एक दिन कहा था कि आपको अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी महिला की जरूरत है। वे बोले, हाँ कहा था, लेकिन वह महिला कहाँ है? मैंने कहा, वह महिला मैं हूं। ये सुनते ही वे मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने उन्हें समझाया, आपको अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक महिला चाहिए और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर मैं आपके बेटे की देखभाल करूं और इसके बदले में मुझे पैसे मिले तो हमारे घर के हालात भी सुधर सकते हैं। जेठ जी ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, लेकिन तुम्हारा खुद का बच्चा भी तो छोटा है, तुम मेरे बेटे की देखभाल कैसे करोगी? मैंने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत करें, मैं आपके बेटे की भी उतनी ही अच्छी देखभाल करूंगी जैसे अपने बच्चों की करती हूँ। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वे बोले, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, तो आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्या? उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें यह रकम कम लग रही है? मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये ठीक है। इसके बाद वे बोले, तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई और अपने पति को यह सारी बात बताई। पति ने यह सुनकर हैरानी जताई। एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है और एक मैं हूं जो नशे की लत की वजह से अपने बच्चों को अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा हूं। मैंने उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो, हमारे हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी ताकि शाम को जेठ जी के घर जा सकूं। जब मैंने घर का सारा काम खत्म किया तो अपने बच्चों को गोद में उठाकर जेठ जी के घर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जेठानी जी ने नाक भौं सिकड़ी भी गरीब औरत को घर बुला लेते हैं। उनकी बात मुझे बुरी लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी जेठ जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोले, मेरे बच्चे की तबीयत अक्सर खराब रहती है और मेरी पत्नी उस पर ध्यान नहीं देती। वह ज्यादातर अपने किटी पार्टियों में व्यस्त रहती है।
मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपने बच्चे को नजरअंदाज मत करना। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप चिंता मत करें, मैं आपके बच्चे को भी मां की ममता दूंगी। फिर मैं उनके बेटे को उठाकर उसे चुप कराने लगी। बच्चा बहुत रो रहा था, शायद भूख लगी थी। मैंने उसे अपने गले लगाया और उसे शांत किया। कुछ ही देर में वह सो गया, लेकिन मेरा बेटा मेरी ओर ललचा नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं भी तुम्हारी गोद में आना चाहता हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चे के हिस्से में किसी और को भी शामिल कर रही हूं। इसीलिए मैंने उसे बच्चों के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहक सा गया था। मैंने उस बच्चों को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर अब मेरे अपने बच्चों को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे कहाँ सुला। हम बैठ तो जेठ जी के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठकर अभी कुछ ही देर हुई थी। मुझे वहां पर बैठे हुए कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कर रहे हैं, उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? और नौकरानी कहने लगी, मलिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा अभी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैं दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मेरे दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। साथ साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखा देता है। कहाँ कि मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया भर का सामान रखा रहता है। सिर्फ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब भी जेठ जी के बेटे को कमरे में लेकर आती, कुछ देर बाद ही जेठ जी किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से बच्चे को गोद से उतार देती हूँ। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने जेठ जी की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाजत चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूं अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपका? मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाना पीना, मैं इतनी चीज पेश करता हूँ, सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे सेहत का हो जाए। मुझे यह बहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा तवज्जो उसे देती है। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह? मुझे क्या? मैं कोई बेईमान हूँ? उसकी फिक्र में अपने बच्चों को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको भूखा रखूंगी। मैंने कहा, जेठ जी, मैं गरीब औरत जरूर हूं, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे नमक की वफा करने अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को काम पर रख सकते हैं। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां ना रुकी और अपने घर पर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन पर बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक जाती? मैं अपने बच्चों को हक उसके बेटे को दे रही थी। उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहां होती थी, उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चों को उसके खिलौने से बदलती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 1 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे यह बात बताई कि मेरे पति का दिल का अटैक आया है। यह सुना था कि मैं अस्पताल पहुंची।
मेरे पति की मौत हो चुकी थी, जो मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं अभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखी तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं और रोते रोते ही गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी न थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखा, यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटोगे। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी। जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में उस बड़ी गाड़ी का आना किसी के लिए भी साधारण बात नहीं थी। सभी हैरान थे कि आखिर यह गाड़ी यहाँ कैसे आ गई। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, देखा कि जेठ जी अंदर आ रहे थे। वह किसी से भी नजरें नहीं मिला रहे थे और सीधे मेरी तरफ बढ़े। उनकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें हालात की गंभीरता का अंदाजा हो चुका था। उन्हें पहले से खबर थी कि उनके भाई यानी मेरे पति की रात में मृत्यु हो चुकी थी। जेठ जी मेरे करीब आकर हमदर्दी जताने लगे और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कहने लगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वह अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रह पाता, बस हर वक्त रोता रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। मैं तुम्हें वापस बुलाने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं बच्चों को लेकर थोड़ा परेशान था। आखिरकार जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं रही, तो मैं कैसे उसकी नई माँ पर एकदम से भरोसा कर सकता था। जेठ जी ने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखे और चले गए। मेरे पति की मौत के बाद घर में राशन भी खत्म होने को था। उसी समय कई बार नौकरानी का फोन आया था कि जेठ जी का बेटा बीमार है और सिर्फ मेरी गोद में आकर ही सुकून पाता है। एक माँ होने के नाते मैं उस बच्चे की भी फिक्र करने लगी। मेरी गोद में भी मेरा मासूम बेटा था, लेकिन मैं दूसरे बच्चे की भी चिंता कर रही थी। उसी रोज मैंने जेठ जी को फोन किया तो उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज दी। गाड़ी में बैठकर मैं उनके घर पहुंची। मेरी हालत काफी खराब थी, लेकिन जब मैंने उनके बच्चे को गोद में उठाया तो वह तुरंत शांत हो गया और खेलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे मेरी आदत हो चुकी थी। यह देखकर जेठ जी काफी खुश हुए। फिर एक दिन वह मेरे पास आए और बोले, अगर तुम ठीक समझो तो यहीं रह जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, तो यहीं रहना बेहतर होगा। जेठ जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी। अब उनका व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी ठीक होने लगा था। वह जो भी अपने बेटे के लिए लाते, वहीं मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। जेठानी जी का तो कोई अता पता ही नहीं था। उन्हें अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। वह हर वक्त शॉपिंग, दोस्तों और पार्टियों में व्यस्त रहती थी। कई बार वह अपने दोस्तों से मिलने दूसरे देश भी चली जाती थी, बिना किसी को कुछ बताए। इस बीच मैं अपने पति को याद करके अक्सर रोने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने पिता को याद करके उदास रहता था। एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत फिर खराब हो गई। जब मैं वाटर जाने लगी तो उन्होंने कहा, आज यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में सो जाना, वह सिर्फ तुम्हारे पास रह सकता है। मजबूरी में मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को जब बच्चा भूख से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। तभी जेठ जी कमरे में आ गए। मैं अपनी ही सोच में गुम थी, लेकिन जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनी, मैं घबरा गई। जेठ जी मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जिस औरत से शादी की है, वह ना घर संभाल पाई, ना ही बच्चों की परवरिश कर पाई। मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सको। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपने पति से मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अभी मेरे पति की आत्मा को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं तुरंत वापस अपने क्वार्टर चली गई।
लेकिन जेठ जी ने कहा, यह तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। कई दिनों तक मैं इस बारे में सोचती रही। जेठ जी का व्यवहार मेरे बेटे के साथ अच्छा था और मेरा बेटा भी उनकी परवरिश में खुश था। आखिरकार मैंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जेठ जी से शादी करने का फैसला कर लिया। जब मैंने यह फैसला सुनाया तो उन्होंने तुरंत अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। वह चीखने लगी, लेकिन जेठ जी ने उसे पैसे और क्रेडिट कार्ड दिए, जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी जी रही थी। शादी के बाद कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने गलत फैसला लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे जेठ जी का प्यार महसूस होने लगा। मेरा बेटा भी बाप का प्यार पाने लगा और जेठ जी का बेटा मुझे माँ की तरह मानने लगा। आज मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल दिए और मुझे फिर से खुशियों से भर दिया। यह एक काल्पनिक कहानी थी जो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?